नमस्कार दोस्तों। छू लो आसमान किसने रोका है कि लाइव श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 12th के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए, किसी अलग पद्धति से रिजल्ट आउट हुए और काफी डिले भी हुए। इस स्थिति में जहां एक तरफ बच्चों का मनोबल गिरा और वहीं एडमिशन्स की बात आई, तो हमारे टीम के पास लगातार बहुत सारे फोन आए, जिसमें लगभग हर किसी व्यक्ति का यही सवाल था कि अब 12th के बाद आगे क्या करें। तो हमें लगा क्यों ना हम इस सीरीज को लेकर आपके सामने, एक लाइव श्रृंखला को लेकर आपके सामने आए, जिसमें हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये अवेयर कर पाए कि 12th के बाद आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए हम डायरेक्ट अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉमन चीज जो एक मेरे देखने में आई, वो ये थी कि मुझे 3 तरह के स्टूडेंट्स ने कॉल किया। सबसे पहले टाइप के स्टूडेंट्स जो थे, जो बहुत कम जिनकी मात्रा थी, संख्या थी कहना चाहिए, उसमें थे वो जिन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। स्टिल उन्होंने अपने कुछ संशय दूर करने के लिए, कुछ जानकारियां इकट्ठी करने के लिए हमसे कांटेक्ट किया। लेकिन ऐसे लोगों, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा, कि काफी कम थी। उनका ये मानना था कि उन्हें पता तो है क्या करना है, किस और आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ दिक्कतें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरे तरह के थे वो पेरेंट्स, जिन्होंने डिसाइड किया हुआ था, वो अभिभावक जिन्होंने डिसाइड किया था अपने बच्चों के लिए कि उन्हें क्या करवाना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात मैं नहीं मानती हूँ हमारी शिक्षा पद्धति या हमारा जो कल्चर है उसमें, कि पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपने इस बच्चों को क्या बनवाना है। कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स कुछ बनना चाहते थे, लेकिन किसी कमियों के कारण, किसी संसाधनों की कमी के कारण वो अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ भी अपने बच्चों पर डाल देते हैं इस स्थिति में। लेकिन उनके भी हमें फोन आए। तीसरा बहुत कॉमन थे, जो सबसे ज्यादा संख्या में थे, वो थे कंफ्यूज्ड वंस। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पेरेंट्स जिन्हें दूर दूर तक नहीं पता कि भाई अब 12th कर लिया, अब क्या। वो अब चेते हैं, अब जागे हैं, अब उन्हें ध्यान आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। हम जिस माहौल से आते हैं, जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कभी कभी हमें जानकारी नहीं होती। तो हमारा आज का सेशन ज्यादातर उन्हीं लोगों पर फोकस है कि कंफ्यूज वाली स्थिति में स्टूडेंट्स क्या करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो गोल, एक टारगेट, एक डिसाइड करना, एक गोल डिसाइड करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो गोल कैसा होना चाहिए? लोकेश सर की भी क्लासेस अगर आपने लगातार देखी होंगी और उनके लेक्चर्स, लाइव सेशंस देखे होंगे, तो उन्होंने बताया है कि आपको गोल किस तरीके से डिसाइड करना है। मैं क्विक समरी आपको दे देती हूँ कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से अंदर अर्थ है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम डिसाइड कर रहे हैं, आफ्टर 12th कर रहे हैं, आफ्टर 10th कर रहे हैं, कभी भी इस लाइफ की किसी भी स्टेज पे कर रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें अपनी संभावनाएं तलाश करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, किसी उद्देश्य को पूरा करता हुआ दिखना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल से हमारा अर्थ है कि ऐसा गोल हम डिसाइड करें जिसे हम ना सिर्फ जहां तक हम पहुंच पाए, बल्कि उसके बीच में बल्कि उसके बीच में हम बार बार अपना इवेल्युएशन भी कर पाए कि हम क्या कर सकते हैं, कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गधों की तरह मेहनत करते चले जाएं और अंत में जब समय निकल जाए तब हमें कुछ मिले ही नहीं, हम खाली हाथ रह जाए और हमें लगे इतने साल तो हमारे वेस्ट हो गए। तीसरा, अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल यानी कि कुछ ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा सोच लें। हम ये सोच लें भारत के एक छोटे से गांव में बैठ के हुए कि हमें तो एस्ट्रोनॉट बनना है। ये सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीजें, कुछ और फैक्टर्स इसके साथ में आपको रिमाइंड करवाऊंगी अभी थोड़ी देर में, 2 मिनट बाद ही, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि हम वो जो सपना एस्ट्रोनॉट बनने का देख रहे हैं, हम वहां तक, सपना बहुत अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है, क्या हमारे परिवेश में, हमारी घर परिवार में, हम जिस शिक्षा पद्धति में है, क्या उसके चलते हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो हम थोड़ा सा एक अटेनेबल, एक थोड़ा रियलिस्टिक गोल हम डिसाइड करें। रिलेवेंट होना चाहिए।
फिर रिलेवेंट किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कुछ दिन पहले अभी एक सीरीज आई थी जिसमें एक फलाना बंदा शेयर मार्केट में कुछ फ्रॉड करता है और बहुत अमीर आदमी बन जाता है। कुछ लोग उसे देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि भाई हम इस तरह का अगर काम करें तो हमें भी फटाफट पैसा मिल जाएगा, और उनका खुराफाती दिमाग वो चलने लगे। नहीं, वो गलती नहीं करनी। थोड़ा रिलेवेंट, थोड़ा परंपरा, थोड़ा जो है हम अपने प्रिंसिपल्स को, अपने एथिक्स को, अपने मोरल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना गोल डिसाइड करें। कुछ रिलेवेंट गोल डिसाइड करें जहां पे हम अपनी वैल्यूज को रख पाए, हमारी जो मान्यताएं हैं हम उनको पूरा कर पाए, हम अपने परिवार को गौरवान्वित कर पाए। लास्ट टाइम बेस्ड, ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा गोल डिसाइड कर लें जिसे अचीव करते करते पता चल रहा है आप 33 36 35 साल के हो गए हैं, और उसके बाद फिर लगे कि अब जब हमारे साथी लोग, उनकी तो आधी जिंदगी निकल गई, उनका शादी ब्याह हो गया, वो आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं रह गए, अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। तो ये गलती भी नहीं करनी है। एक ऐसा गोल डिसाइड करिए जो आपको टाइम फ्रेम, यानी कि बकायदा 20 22 25 साल की एज तक आपको अपना टारगेट अचीव हो जाए। ये एक स्मार्ट गोल हो गया। लेकिन इस स्मार्ट गोल को डिसाइड करने में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, किन फैक्टर्स को हम ध्यान नहीं देते हैं, हम एक उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, हम अपने सपनों को तरजीह दें कि हम क्या करना चाहते थे, बचपन से हम क्या करना चाहते थे। पर ऐसा ना हो कि वो सपने ऐसे हों कि हम किसी को देख के इंप्रेस हो गए और हमने वैसा ही बनने की सोच ली। नहीं, हमें अपने वास्तविक सपनों की तलाश करनी पड़ेगी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी डिजायर्स क्या हैं, हम क्या अपने आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम अपने अपने कहाँ देखना चाहते थे, उससे संबंधित हमें सपने, तो हमें अपने सपनों को दिमाग में रखना है। दूसरा, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक परिस्थितियां। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, हम अपने गोल डिसाइड करने में, अपना स्मार्ट गोल डिसाइड करने में हम कहाँ गलती कर देते हैं, कौन से सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं। सोशल फैक्टर्स की पहले तो जरूरत ही क्या है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो मानती है कि हमें नहीं लेना देना है अपने आसपास के लोगों से, कोई क्या कहता है क्या करता है, हमें तो बस अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है। सही है, अच्छा थॉट है, काफी इंडिपेंडेंट थॉट है, लेकिन अक्सर 99% लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। उनकी परिस्थितियां, उनके आसपास का माहौल, जिस सोसाइटी से वो आते हैं, जिस समाज को वो बिलोंग करते हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर ही वो उनके लक्ष्य तक पहुंचने के बीच एक गति अवरोध शामिल होता है, और लोग इस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। अक्सर जो बच्चे आईएएस की तैयारी करने जाते हैं और जब उनको एक दो अटेम्प्ट के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है और वो अपने गांव लौट के आते हैं, तो अक्सर उन्हें एक ताना बहुत कॉमन सा सुनने के लिए मिलता है, अच्छा कलेक्टर साहब आ गए। तो ये बात कहीं ना कहीं चुभती है, और आपको ना ही चुभे, आपके परिवार को भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो हमें अपने आसपास के माहौल को, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखकर अपना गोल डिसाइड करने की आवश्यकता है। आप इस बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको लेटर ऑन रियलाइज हो जाएगा। दूसरा, हमारी आर्थिक स्थिति, तीसरा पॉइंट, आर्थिक स्थिति। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, मेरे पास फोन अक्सर आता है कि हमारी बेटी ने 12th में बहुत अच्छे परसेंट बनाए हैं, 94% बनाए, 96% बनाए हैं, अब हमें उसको दिल्ली भेजना है पढ़ने के लिए, इंदौर भेजना है, कोटा भेजना है पढ़ने के लिए, लेकिन हमारी आर्थिक क्षमता नहीं है। सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन जब आप अपने बच्चे के लिए गोल प्लान डिसाइड कर रहे हैं, उसको कुछ पढ़ाना है आपको, या आगे आने वाले साल में, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे में एक दिन में टैलेंट पैदा हो जाता है, आप कंसिस्टेंटली आप उसको देख रहे हैं, जब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वह एक अच्छी दिशा, सकारात्मक दिशा में और आगे जाके कुछ कर सकता है, तो आपने पहले से अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों नहीं की। या वो स्टूडेंट्स जो मुझसे कहते हैं कि मैम बीए कर रहा हूँ, अब मैं यूपीएससी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति घर की ऐसी नहीं है, तो मैं ही नहीं, कोई भी सामाजिक व्यक्ति, कोई भी धर्मांध, वो आपको 1 महीना सपोर्ट करेगा, 2 महीने सपोर्ट करेगा, आपको सारी जिंदगी सपोर्ट नहीं कर सकता है। और जो ये इस तरह के एग्जाम्स होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, कम से कम साल भर का टाइम मिनिमम तो लगता ही है तैयारी करने से लेकर एग्जाम के निकलने तक। तो आपको अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को, अपने इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो हम इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चौथा, एनवायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, या कह लें हमारी संगति कैसी है। ऐसे लोग हमेशा रिक्वायर होते हैं हमारे बीच में, जो हमें सपोर्ट कर रहे हो हमारे सपने को पूरा करने में, हमारे गोल को अचीव करने में। आप इस बात से, और ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, बल्कि अगर आप देखेंगे आपके साथ कोई आपका साथी अगर तैयारी कर रहा है,
तो आपके साथ वो ऐसे ही वो इसी तरह की बातें करेगा। अगर आपका संगति पर एक लोकेश सर का बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो अगर आपका साथी वो मस्ती करने वाला होगा, हर दिन उसको मूवी देखना है, सिनेप्लेक्स जाना है, मॉल जाना है, मस्ती करनी, तो आपका भी एक बार मन लालच कर जाएगा और वहीं से आपका आप नेगेटिविटी की तरफ शुरू हो जाए बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही अगर साथी आपका तैयारी करने वाला होगा, आपका ग्रुप ऐसा पढ़ने वाला होगा, तो आप सेम बातें डिस्कस करेंगे। अगले दिन वो आपसे आगे क्या पूछेगा, यार वो कल की क्लास में वो फलाना डाउट था मुझे, तुम्हें समझ में आया क्या, तो मुझे बता दो, या ये क्वेश्चन है मैंने लिखा है तुम चेक कर दो कैसा। तो ये बातें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे माइंड सेट को, जब हम अपने गोल को अचीव करने में या गोल डिसाइड करने में जब हम आगे बढ़ते हैं उस टाइम में। चौथा, फैमिली बैकग्राउंड। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी आपसे कहा था ये सोशल फैक्टर के बारे में, कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, देखिए परिवार से हटकर हम अपना गोल डिसाइड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमारे ग्रोथ ईयर्स में हमारा परिवार ही होता है जो हमें सपोर्ट करता है। आर्थिक रूप से तो करता ही है, मानसिक स्तर पर भी काफी करता है। तो ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसा ना हो कि लड़कियों के लिए पर्टिकुलर वो थोड़ी सी इनसिक्योर भी कह सकते हैं आप, या जल्दी उनकी शादी करने की मंशा रखती हो। इसमें ठीक है, सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं, मैं किसी को गलत या सही नहीं जज कर सकती, लेकिन अगर आप अब आपके परिवार में इस प्रकार की कोई परिस्थिति है, आप जानते हैं अपने परिवार को इस तरीके से, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शारीरिक परिस्थिति। बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एनडीए के होते हैं, सीएपीएफ एग्जाम्स होते हैं, आर्मी के एग्जाम्स होते हैं, या कुछ नहीं तो एसआई की ही तैयारी करने वाले स्टूडेंट जानते हैं कि पर्टिकुलर शारीरिक क्षमताएं अगर हमारी नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, चेस्ट की, वेट की, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं कि आपका फिजिकल का एक पूरा एग्जाम होगा और वो भी आपको पास करना जरूरी है। ऊंची कूद होती है, रेस होती है उसमें। तो अगर आपकी शारीरिक क्षमता वो नहीं फुलफिल कर रही है, आपने ऐसा ही बनने का सपना देखा और आपकी वो हाइट ही नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए कि आप तो पहले ही कंपटीशन से अलग हो गए। तो सपने हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं को देखकर डिसाइड करने चाहिए। अब मान लीजिए कोई अस्थमा का मरीज है और वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे पर्वतारोही बनना है, डिसाइड करने में कुछ नहीं है, चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिव जो शारीरिक क्षमता है, फिजिकल एट्रीब्यूट जो आपका है, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप माउंटेन पर जाकर और वहां के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें अपना स्मार्ट गोल डिसाइड करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए। चलिए, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हो। ये मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जो भी आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की आप सोच रहे हैं, ट्वेल्थ एक बेस ईयर होता है और वो ही साल होते हैं, ये 2 या 3 साल 4 साल ही होते हैं, ये इन पर आपका आने वाले पूरी फ्यूचर, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि आप ग्रेजुएशन में कर क्या रहे हैं, कौन सी डिग्री ले रहे हैं, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला, कि जो तुम्हारे भैया दीदी ने किया वो जरूरी नहीं है कि तुम करो। ये होता है, अक्सर परिवार में होता है, या तो पेरेंट्स इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, किसी के पेरेंट्स आईएएस हो, किसी के गौर टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उन पर प्रेशर होता है कि भाई पापा जैसा बनना है, या भैया ने अगर आईआईटी क्वालिफाई कर लिया तो फिर छोटे वाले से भी कि हमारा तो ये छोटा वाला बहुत शैतान है भाई, हमको तो लगता है कि इसका भी निकल जाए। तो बच्चा एक ऑटोमेटिकली वो प्रेशर फील करने लगता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता जिसको करना चाहिए। तो बिल्कुल जरूरी नहीं, आपका टैलेंट अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। और मैं मानती हूँ कि 17-18 साल की एज के अगर आप हैं, आप ट्वेल्थ कर रहे हैं, तो आप अपनी बात बहुत अच्छे से अपने परिवार के वालों के सामने रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में रखेंगे, पोलाइट होकर रखेंगे, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी। तो बहुत, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है, जो नहीं करना है, कि हमें इम्प्रेस भैया दीदी से, अपने भाई बहनों से ही नहीं, हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी होते हैं कि फलाने ने ये कर लिया, उसने निफ्ट में एडमिशन ले लिया, उसने एसएपी का कोर्स कर लिया और वो अभी इस जगह प्लेस्ड हो गया, मैं भी वही कर लेता हूँ। नहीं, आप अपने आप को देखिए, अपनी क्षमताओं को देखिए, उसके बाद आप आगे बात करिए। हॉबीज को लक्ष्य बनाएं। हॉबीज को लक्ष्य बनाना इसलिए बहुत कहा जाता है, अक्सर आपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में सुना होगा, बार बार सुना होगा, वो ये कि जब आप अपनी हॉबी को अपना लक्ष्य बना लेते हो तो आपको वो काम उबाऊ नहीं लगता है।
कई बार ये होता है कि हम थक जाते हैं एक ही चीज के पीछे भागते भागते, और अगर पर्टिकुलरली जब हमारा मन ना हो तो हमें एक समय के बाद थकान हो ही जाती है। मान लीजिए अगर किसी की हॉबी है रेसिंग, दौड़ लगाना उसे अच्छा लगता है, बचपन से वो रेसिंग में आगे रहा और उसने आगे एथलीट बनने की सोची हो। इस स्थिति में आपको, भले ही अगर आप बहुत अच्छे एथलीट ना भी बन पाए, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मजा आएगा करने में। या किसी की हॉबी हो कि वो साइंटिस्ट बन, मतलब किसी की हॉबी हो कि उसे नए नए आविष्कार, छोटी छोटी चीजें जानना अच्छा लगता हो, तो आपने साइंटिस्ट बनने की सोची। तो जब भी आप अपनी रिसर्च के लिए काम कर रहे होंगे, आप छोटी छोटी चीजों में नए 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 तरीके खोज रहे होंगे, नई नई फाइंडिंग्स आपको मिल रही होंगी, तो आपको मजा आएगा वो काम करने में। तो एक समय के बाद आपको वो मेंटल स्ट्रेस जो होता है, थकान होता है, वो नहीं फील होगी। तो इसलिए अपनी हॉबी को हमेशा प्रायोरिटी दें। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो भले ही वो बहुत फेमस पेंटर ना बन पाए, बहुत उसका नाम ना हो, लेकिन स्टिल वो जब भी अपना काम कर रहा होगा तो अपना 100% उसमें देगा। तो इसलिए हम हॉबी की अक्सर बात करते हैं। फ्यूचर एस्पेक्ट को देखें। इस एज के स्टूडेंट्स जो 18 से 20-21 साल की एज के होते हैं, ये शॉर्ट टर्म में सब कुछ पाना चाहते हैं कि ये नहीं देखते कि अगले 3 साल बाद अच्छा डिग्री होगी, फिर मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, मैं बड़ा आराम से एक एमएनसी में बैठ के जॉब करूंगा और लाइफ सेट है उसके बाद में। लेकिन क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि आप जिस कंपनी में प्लेस होंगे, आप पहले तो आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं अपनी डिग्री, वो कितना, उसका उसका स्तर स्तर तो नहीं कहना चाहिए, कि उसका एक्सपोजर कितना है, वहां पर प्लेसमेंट कंपनीज कैसी आती हैं, कितना पैकेज वो लेकर आती हैं आपके सामने एज अ फ्रेशर। फिर जब आप प्लेस्ड होते हैं तो क्या आपने किसी से बात करी कि उनकी लाइफ वहां पर कैसी होती है प्लेस होने के बाद में? क्या उन्हें गधों की तरह काम कराया जाता है, या वो सारे दिन फोटोकॉपी की मशीन पे खड़े होके और जेरोक्स निकाल रहे होते हैं हजार हजार पेज का? या उन्हें कभी उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज कभी सुने ही नहीं जाते? तो ये सारी चीजें ये होती है, रियलिटी में होती हैं। तो हमको बहुत एकदम अपने दिमाग में कहना चाहिए कि हमें प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से नहीं रहना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर की संभावनाओं को पर्टिकुलरली तलाशना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा भविष्य इस सेक्टर में है या नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आज से 10-12 साल, 15 साल पहले बल्कि, और कहना चाहिए इनफैक्ट 20 साल पहले, बायोटेक टेक्नोलॉजी जो है भारत में इंट्रोड्यूस हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीटेक किया बायोटेक से, बीएससी किया बायोटेक से, और दिमाग में ये था कि हाँ इसमें संभावनाएं अच्छी हैं, तो हम हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन हमने कहा मिस कर दिया, हमने ये नहीं देखा कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है बहुत ज्यादा खर्च किया जाता नहीं है। हमारी कंट्री ऐसी नहीं है जो आर एंड डी पे बहुत ज्यादा अपना एक्सपेंस डालती हो, अपने रिसोर्सेज डालती हो। तो ये बच्चे वहां कहीं ना कहीं लैक लैक कर गए उस चीज में। अगर आप बात करते सिंगापुर की, आप बात करते यूरोपियन कंट्रीज की, आप बात करते यूएस की, तो वहां पर इसमें बहुत संभावनाएं, बहुत जॉब्स आई, बहुत अच्छे पैकेजेस हुए, बहुत अच्छे आविष्कार हुए। लेकिन भारत में वो चीजें नहीं हुई जिसको दिमाग में लेकर बच्चों ने डिग्री की थी। तो इसलिए हमें फ्यूचर एस्पेक्ट देखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पहले से उस करियर में है उनसे मिलो। मैंने अभी आपसे कहा कि जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, क्या आपने उनकी परिस्थिति कभी जाननी चाहिए कि अपने प्लेसमेंट के बाद वो कितने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कितनी कंपनियां स्विच करी? आई एम श्योर किसी ने बात नहीं करी होगी। हम करते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है। और आप फिर मुझसे ये भी कह सकते हैं कि कौन बैठा है जो हमें बताएगा, कौन इतना फुर्सत में, आज हम किसको जाके पूछने लगे? तो भाई स्मार्टफोन चलाते हैं, उस स्मार्टफोन का थोड़ा सा स्मार्ट इस्तेमाल करिए। सिर्फ इंस्टा, फेसबुक, प्रोफेशनल्स का आप इसे कह सकते हैं फेसबुक, ठीक है? वहां पर सीवी किस तरह से तैयार करना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, किस पर्टिकुलर कंपनी का रिव्यू कैसा है, उसमें कि अगर कहीं पे पोजीशन निकल रही है, कहीं पर रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट है, कहीं वॉक इन इंटरव्यू है, ये सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाती है। यूज करना शुरू करिए, बहुत बेसिक सा प्रोफाइल बनाइए अपना। मैं मानती हूँ 12th में होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं होगा, लेकिन आप वहां से इंस्पायर होंगे, आपको जानकारी मिलेगी, तो जरूर वहां पर आप बात करिए। और आपके क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल्स आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं वहां पे, तो उनसे पूछिए, उनके एक्सपीरियंसेस पूछिए, अपनी जानकारी, अपनी क्यूरियोसिटी वहां पर डालिए। तो ये काम एक करिए आप। एक और चीज है, सैलरी मत देखो, ये भी होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन है। जैसे ही हम
इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं या हम किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में एमबीए में सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि बस 12-15 लाख का पैकेज उठाओ, उसके बाद फिर चिल करना है, पार्टीज करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन नहीं, उस अगर आपका पैकेज मिल भी गया, तो जैसे मैंने कहा कि आपकी उस जॉब में ग्रोथ कितनी है, आपको क्या सीखने मिल रहा है। आज से 10 साल 15 साल बाद ही नहीं, 30 साल बाद जाके क्या आप उस कंपनी पे सीईओ की पोजीशन में होंगे या किसी और कंपनी में होंगे, या कि एमडी की पोजीशन के लिए क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या आप एजीएम बन पाएंगे। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी क्वेश्चंस है जो हम उस 20-22 साल की एज में हम सोच नहीं पाते हैं, उनके बारे में हम फिक्र भी नहीं करते हैं। फिक्र हमें कब होती है, जब हम 30 साल क्रॉस कर जाते हैं और फिर लगता है कि हमारा साथ वाला हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी तो ग्रोथ दिखाई दे रही है, मैं तो आज भी वहीं पर हूँ, मैं भी वही हर दिन वही काम करता हूँ मशीन की तरह जो मैं करता आया हूँ। तो वो जो मैंने कहा कि एक बोरियत होने लगती है, एक फ्रस्ट्रेशन जन्म होने लगता है हमारे अंदर। उन सबसे बचने के लिए ये 2 पॉइंट कि आप अपना फ्यूचर एस्पेक्ट जरूर देखें और एक अपनी सैलरी, इस पर पैकेज पर ध्यान ना देते हुए अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। थ्री इडियट्स का जो फेमस डायलॉग है कि काबिलियत के पीछे भागो तो कामयाबी झक मार के आ जाएगी, ऐसे ही कुछ है। तो उसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने अंदर हुनर पैदा करिए, नई चीजें सीखिए, और उसके बाद जब आप किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगी, वो अपने आप बोलता है आपका कॉन्फिडेंस। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब एक ये पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है पार्ट टाइम जॉब के बारे में। इंडिया में ये कल्चर नहीं है, लेकिन ये फॉरेन में कल्चर है कि पार्ट टाइम जॉब वहां पे स्टूडेंट्स 15, 16, 17 साल की उम्र से करने लगते हैं। क्यों? मम्मी पापा एकदम छोड़ देते हैं कि अब आप, हमने आपका जितना टेक केयर हमें करना था हमने कर दिया, अब अपने आप को खुद संभालिए। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्यों? हम बहुत छोटी छोटी चीजें सीखते हैं। सबसे पहले हम चीज सीखते हैं पैसे की वैल्यू करना, जब हम खुद कमाते हैं। जब हमें मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं, भेजते हैं, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है। हम खर्च कर देते हैं और फिर डिमांड करते हैं, पापा वो 2,000 रुपए की और जरूरत थी, थोड़ा डाल दीजिएगा। हमारे भी पेरेंट्स डाल देते हैं, बहुत इजीली डाल देते हैं, ठीक है, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है, मैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर रही। लेकिन सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब हम करते हैं तो हम सीखते हैं पैसे की कदर करना। दूसरा, हम सीखते हैं अपने आप को, हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी चैलेंजिंग जॉब ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है कि हम ये कर सकते हैं। कभी हम इमरजेंसी सिचुएशन में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, हम प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस जन्म होता है कि हाँ, हम ये सब कर सकते हैं। हाँ, तीसरी चीज जो हम सीखते हैं पार्ट टाइम जॉब में, वो हम सर्वाइवल सीखते हैं दुनिया में, सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, अदरवाइज दुनिया में जिस तरह के लोग हैं, हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, उस कंपनी में लोग कैसे आते हैं, या हम किसी कैफे में जॉब कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या क्या रिक्वायर, किस तरीके से सिस्टम चलता है। हम किसी शॉप पर काम कर रहे हैं तो वहां पर जो है माल कैसे आता है, कैसे सेल होता है, इनवॉइस कैसे बनती है, ये बहुत 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 सारी चीजें होती हैं जो आप अपने पार्ट टाइम जॉब में सीखते हैं। और प्लस एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो तो मतलब कहना चाहिए चेरी ऑन द केक है कि आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वो उसको एक खर्च करने का मजा एक अलग होता है। तो पार्ट टाइम जॉब जब सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट इतना प्रचलित है, तो इंडिया में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं अपने आप को एक मौका देते हैं अपनी संभावनाएं तलाश करने का? तो पार्ट टाइम जॉब मस्ट है, बल्कि मैं कहूंगी बिल्कुल करिए, जरूर करिए, आपको बहुत बेटर लगेगा। और सिर्फ वही नहीं होता है, एक चीज और होती है कि कई बार हम सोचते नहीं। जैसे अभी मैं जिस जिम में जाती हूँ, मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक लड़का क्लीनिंग का काम करता है, और जब साथ में जरूरत होती है ना किसी को, तो वो उसको बोल देता है कि वो समझा भी देता है किसी किसी को कि आप ये गलत कर रहे हैं, टेक्निक गलत है, आप इसको इस तरीके से करिए। तो जो लड़का सफाई करने के लिए वहां पर रखा गया है, हाउसकीपिंग के काम के लिए, लेकिन वो किसी को गाइड कर रहा है, तो उसके ने उसके उसके पास क्या मौका है कि वो फ्यूचर में वो एक वो ट्रेनर बन सकता है, जिम ट्रेनर बन सकता है, वो बॉडी बिल्डिंग में अपना फ्यूचर बना सकता है। तो ये संभावना है। या कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा है, तो वहां पर उसने पहले तो सिर्फ क्लैरिकल की भाई डेटा एंट्री के लिए करता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट का ट्रेंड जैसा चल रहा है, धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा, वो उसमें अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह की संभावनाओं के लिए हमें हमेशा अपने आप को मौका देना चाहिए। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें गोल डिसाइड करते
टाइम अपने दिमाग में रखने चाहिए, वो फैक्टर्स जो मैंने पिछली स्लाइड में बात करी आपसे, और ये वाले। आगे बात करते हैं सॉट एनालिसिस। ये अक्सर कंपनीज करती हैं, कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे हर किसी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज है। सॉट यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हमारे अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमने टारगेट डिसाइड किया है उसमें हमें हमेशा काम करेंगी। हो सकता है कि जैसे अभी मैंने कहा था कि आप बहुत अच्छे लीडर हो, या आप जैसे ही अपनी क्लास में आपने अपने आप को देखा, अच्छा आप बोलेंगे कि ये सॉट एनालिसिस किया कैसे जाएगा, तो ये तब आप कर सकते हैं जब आप रात को सोने जाएं, तो अपना एक दिन का एक हल्का सा एक ना एक क्विक रिमाइंडर से एक देखें कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या काम किया। मतलब हम लोग क्या करते हैं अक्सर रात को बेड पे पड़े पड़े फोन चलाते हैं, जब नींद आ रही होती है तो फोन साइड में रख के सो जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि फोन को थोड़ा सा साइड में रख के पहले ही आधा घंटे पहले, और हम अपने आप को एक मौका दें कि हम रिवाइंड करें अपना सारा दिन कि हमने क्या किया है आज के दिन में। वहां से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने कैसे एक्ट किया। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो सकता है लीडर्स हो, कि क्लास में जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो आप फटाफट लीड कर लेते थे, आप अपने साथियों को गाइडेंस कर देते थे कि चार की टीम को प्रोजेक्ट मिला है कि यार इसमें ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये नई चीज डालते हैं तो इससे ये अच्छा दिखेगा, हम इसमें एक मॉडल भी डालते हैं, हम इसमें कुछ लाइव डेमो करके भी दिखाते हैं। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। या मान लीजिए वहीं आप चार लोगों की टीम में शायद आप बोल ही ना पाए, कि आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया हो लेकिन किसी ने आपको मौका ही ना दिया हो बोलने का। तो उस परिस्थिति में आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि टीम के साथ मैं थोड़ा पर्टिकुलर परफॉर्म नहीं, मतलब उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअली प्रोजेक्ट मिला होता तो मेरे पास इससे बेटर आइडिया होता, मैं इसे ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करता। वीकनेसेस हो गई। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, कि वही संभावनाओं की तलाश, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि संभावनाएं हम कैसे तलाशते हैं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उस समय हमें कैसे परफॉर्म करना है, बहुत प्रेशर है, टारगेट है हमारे सामने कि हमें ये प्रोजेक्ट को जो है खत्म करना था, कल की डेडलाइन है और अभी तक हम खत्म नहीं कर पाए हैं, रात भर पड़ी है हमारे बीच में, तो हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, कौन से आइडियाज इसमें डाल सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी डाल सकते हैं। ये सारी संभावना, ये आपके अपॉर्चुनिटीज हैं। थ्रेट क्या होते हैं, थ्रेट कुछ नहीं है, थ्रेट है कंपटीशन। कि भाई अगर एक टीम ने पर्टिकुलर को एक दिया गया है कोई प्रोजेक्ट और साथ वालों को दिया गया है, तो उनका बेहतर बनेगा, उनको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मे बी उनको गोल्ड मेडल मिल जाए, ठीक है, या उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए, नेशनल लेवल पे चला जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और स्कूल में जब आप होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा, आपको ये मौके मिलते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के वहां पर, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को इक्वली, लगभग इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज के चलते हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सॉट एनालिसिस नहीं किया तो आप अपना गोल अचीव तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, या हो सकता है कि कोई कमी रह जाए। आप बहुत अच्छा कर सकते थे, आप कुछ हायर चीज के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी क्षमताओं की तलाश ही नहीं करी, तो आप कैसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक, हम जिस पे आ जाते हैं, वो ये कि ट्वेल्थ के बाद हमारे पास संभावनाएं क्या क्या हैं, यानी कि हम किस किस तरह की डिग्री हम ले सकते हैं, किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला करियर, जो मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो मैंने देखा वो ये कि एजुकेशन बेस्ड करियर, जो हम लोग ज्यादातर लोग करते हैं, और एक टैलेंट बेस्ड करियर। एक्चुअली टैलेंट बेस्ड करियर, ये दो चीजें होती हैं। इसको हम अगली स्लाइड में एक्चुअली ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। एजुकेशन बेस्ड करियर में क्या होता है कि आप सरकारी नौकरी में जाते हैं या आप प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और वहां पर आप अपनी ग्रोथ अचीव करते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल बेस्ड करियर में, यानी कि आप बिजनेस में, या जैसे आजकल स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सारी चीजों को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट में, मार्केट के अनुसार। तो ये दो चीजें हो जाती है। तीसरा होता है आर्ट्स एंड स्पोर्ट, जो मैंने आपको कहा अभी पिछली स्लाइड में कि टैलेंट बेस्ड जो है करियर, वो है आर्ट और स्पोर्ट्स का, ठीक है, वहां पर आप कर सकते हैं। पहले हम बस सबसे पहले बात करेंगे कि एजुकेशन बेस्ड करियर में
10th के बाद हम सभी सब्जेक्ट लेते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट हम अपने मन से लेते हैं, मतलब हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है वो लेते हैं। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को देख के लेते हैं कि वो मैथमेटिक्स ले रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन हमें हम ये नहीं सोच पाते कि हमारा तो मैथ गणित में डब्बा ही गोल है। क्या है, जो भी चीज होती है, 10th के बाद जो सब्जेक्ट हम लेते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस, आई मीन साइंस कहना चाहिए, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी, दोनों ही आते हैं उसमें। आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, आईआईटी आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, या इसके अलावा हम फिजिकल एजुकेशन वो भी हम लेते हैं 12th में। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे, ये 4-5 सब्जेक्ट जो हैं, इनके बेसिस पे या तो हम मेडिकल कोर्सेज में जाते हैं, या अलाइड हेल्थ फार्मास्यूटिकल्स में, पैरामेडिकल में जाते हैं, या फिर अगर हम साइंस, जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स की बात करी, तो हम इंजीनियरिंग करते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए तो ह्यूमैनिटीज, या फिर हम मैनेजमेंट में तो खैर ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन जिसकी क्वालिफिकेशन हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो कर सकता है। कॉमर्स के सब्जेक्ट अगर हो, हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट हो, तो हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, या फिर हम डिग्री ले सकते हैं बीकॉम की। वो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आगे बता ही दूंगी, तो बहुत ज्यादा मैं स्लाइड पे अपना टाइम खर्च नहीं कर रही हूँ। आ, ये सारे कोर्सेज जो पिछली स्लाइड हमने देखी, उसका ही ये एक्सटेंशन है। आप 1 मिनट इसे देख लीजिए। इसमें एक एक पर्टिकुलर जो एरिया है, मैं उस पर आगे बात करने वाली हूँ। तो इतने तरह के कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे जो स्टूडेंट साइंस लेते हैं, साइंस आई मीन मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी लेते हैं, तो दिमाग में क्या होता है कि डॉक्टर बनना है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक संभावना नहीं है। यहीं हम गलती कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या अलाइड हेल्थ कोर्सेज हैं, जिनमें कि हम यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं इतनी लंबी, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। या सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो ये स्लाइड सिर्फ आपको एक दिखाने का एक जरिया है कि इतने ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, हम सोचते भी नहीं है, हम पता भी नहीं करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आर्ट्स वालों से, कि जिन्होंने 10th के बाद आर्ट्स लिया था, वो सबसे पहले 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीए, बैचलर इन आर्ट्स की डिग्री लेते हैं। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से आपको 3 का कॉम्बिनेशन चूज करना होता है। पॉपुलर, कोई भी पॉपुलर, सभी सब्जेक्ट्स पॉपुलर है, कोई भी 3 हमें जो हमें लगता है वो चूज करना चाहिए, वो करते हैं हम। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनोमेट्रिक्स, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, यानी कि ये लैंग्वेजेस की बात हो रही है यहाँ पर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स विद पब्लिक फाइनेंस एंड ट्रेड। ये इतने इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं बीए कोर्सेज में। जो भी आप जिस भी कॉलेज में देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, ये पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स का फायदा क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, आप यूपीएससी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस कर रहे हो, या आप रेलवे के एग्जाम कर रहे हो, या जैसे एमपी में बहुत पॉपुलर है व्यापम का एग्जाम, आप वो कर रहे हो, तो उसमें जो जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इन्हीं सबसे ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो जब अगर आप बीए कर रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एक बड़े सिलेबस की तैयारी आपकी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो फायदा इसका ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट भी कर रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स। बीए करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला और कॉमन ऑप्शन है कि आप एमए कर लें, मास्टर इन आर्ट्स कर लें। इसके बाद एमए करने के बाद क्या हमारे पास संभावना रहेगी? हम एमफिल कर सकते हैं, मास्टर्स इन फिलोसफी, या फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो पीएचडी करने के लिए नेट जीआरएफ का एग्जाम रिक्वायरमेंट होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ये जो सेमी ऑटोनॉमस होती हैं, वो अपना सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट कराती हैं। या आपकी जो आप एक थीसिस बनाते हैं, थीसिस का एक छोटा रूप आप बनाते हैं, आप उसके बेसिस पे वो आपका स्टडी करके, आपका प्रेजेंटेशन वगैरह लेके, आपके थॉट्स जान के, उस बेसिस पे भी आपको वो एडमिशन देती है, स्कॉलरशिप, स्टाइफंड वगैरह मिलता है। तो ये एक बहुत कॉमन अप्रोच हो गई। बीए करके बीएड करना, ये भी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है।
बीएड करके आप गवर्नमेंट जॉब, संविदा की नौकरी वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएड करने के बाद में आप प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग तो बहुत अच्छा, बहुत नोबल प्रोफेशन हमारे यहाँ माना ही गया है। जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवेज, बैंकिंग, इन सब की तैयारी आप कर सकते हो। बैंकिंग के एग्जाम में भी जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, जीके का पोर्शन आता है। एमसीए और एमबीए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एमबीए और एमसीए के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके ग्रेजुएशन की। तो जो भी लोग जो अदर देन बीए जो कर रहे हैं कोर्सेज, वो भी एमबीए और एमसीए कर सकते हैं। बीए एलएलबी, ये भी एक पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का। बीए के बाद एलएलबी करना, एलएलबी यानी कि लॉ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ के बीए के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ में आपके लेबर लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स भी एक होते हैं जो जो लोग ये इंटीग्रेटेड कोर्स अडॉप्ट करते हैं। तो उनमें आगे आप जाके अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं आप, सिविल जज के लिए आप अपने आप को उसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप किसी फर्म में आप एज अ लॉयर अपॉइंट हो सकते हैं, या आप किसी कंपनी के पैनल में जो लॉयर्स की टीम होती है वहां पर आप काम कर सकते हैं। इस तरह की संभावना है। बीए के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हम करते हैं, साल भर के होते हैं, 2 साल के भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल काइंड ऑफ कोर्सेज होते हैं। इनके नाम मैं आपको आगे बता दूंगी। बीए के बाद आप एमएससी आईटी और होम साइंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं अगर हम बीए करते हैं तो। आई एम श्योर हम इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दे पाते। नेक्स्ट हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, वो क्या करेंगे। तो बस वो करते हैं बीकॉम की डिग्री, बैचलर इन कॉमर्स, या फिर बीबीए करते हैं। बहुत आजकल बहुत कॉमन, ये कॉमन क्या कहना चाहिए, पॉपुलर कहना चाहिए, बल्कि कॉमन बहुत पॉपुलर कोर्सेज है बीबीए और बीबीएम। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीबीएम का होता है बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों मैनेजमेंट की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ये तीनों करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या एमसीए कर सकते हैं, या बीकॉम वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, फिर वही एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई, प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। अप्रोच इसी तरह की लगभग रहती है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में एक फटाक से देख लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, बैंकिंग फाइनेंस होते हैं, टैक्सेशन होता है। टैक्सेशन का इस समय भारत में जीएसटी आने के बाद फ्यूचर आने वाले सालों में, जैसे मैंने बात करी थी ना फ्यूचर एस्पेक्ट, तो आने वाले सालों में क्योंकि कई सारे रिफॉर्म्स होने हैं, कई सारे हमारे ऑनलाइन टैक्सेशन की आजकल पद्धति बढ़ गई है, हर चीज ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग खरीद परचेज परचेज या सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है इसमें, तो संभावना टैक्सेशन में कई सारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज, कई सारी आने वाली हैं। एक्टोरियल साइंस ये क्या होता है, किसी ने तो नाम भी नहीं सुना होगा इसका। एक्चुअली ये रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है कि आप जो पैसा आप मार्केट में शेयर लगाते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ लेकर आते कंपनीज का, तो उसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट एक कोर्स होता है जहां पर कि आपके पैसे को रिस्क फैक्टर्स कवर करते हुए मार्केट में लगाया जाता है, उसके रिटर्न्स और प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता है। कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस होता है, फिर बिजनेस मैनेजमेंट होता ही है जो हमने बीबीए की और बीबीएम की बात करी। फॉरेन ट्रेड होता है, और उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं, सीए के पेपर्स होते हैं, आईसीडब्ल्यू और सीएस के पेपर्स होते हैं। तो कॉमर्स वालों के पास इतनी सारी संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैंने कहा था कि प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे सामने होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास होते हैं ऑप्शंस में भी करना। तो उसमें कौन कौन से हैं, ये आपको जैसे मैंने कहा था ना, बीए के बाद की बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। सेम वही बात मैं कर रही हूँ कि बीकॉम वाले कौन से डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में भी आपका डिप्लोमा कोर्स होते हैं।
तो आप एज अ पर्टिकुलर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होना हो, लेकिन हाँ आप उनकी टीम में जरूर शामिल हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत सारी लैंग्वेजेस, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इन दोनों बहुत पॉपुलर है, ये आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम पे बहुत सारी रिसर्च एंड एनालिसिस इस समय में चल रहा है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड। आजकल बहुत सारे एनालिस्ट की जरूरत है, और मैंने अभी कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज मेरे सामने आए हैं जो आप घर बैठे आप अमेरिका से कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और एक बार जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो आपके डेटा को एनालाइज करते हैं। वो डेटा एनालिसिस को कंपनीज यूज करती हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में, या गवर्नमेंट्स यूज करती हैं फ्यूचर फोरकास्ट में। तो उस डेटा एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है ये इकोनॉमिक सिस्टम, इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज की। तो जब वंस आप वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर रन करना सीख जाते हैं, उस पर काम करना सीख जाते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं घर बैठे, और पैकेजेस बहुत अच्छे हैं इस समय में। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा संभावना है। कोविड के कारण वैसे ही दोनों ये सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर डाउनफॉल होने के कारण, ये स्लो डाउन होने के कारण इस पे भी फर्क पड़ा है, तो इसलिए अब हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। मार्केट रिसर्च, मार्केट, हर कोई टारगेट इस समय कंपनी क्या कर रही है या कंट्रीज क्या कर रही हैं, टारगेट मार्केट सर्च, पोटेंशियल मार्केट सर्च कर रही हैं कि कहाँ पर हम अपना पैसा लगाएं और हमें आने वाले समय में रिटर्न मिलेगा। तो बहुत सारी जो ऐसी अंडर डेवलप कंट्रीज को बहुत ज्यादा फंड्स दिए जाते हैं, सपोर्ट किया जाता है, या जैसे हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को एनालाइज करके कि अच्छा, हम अभी आईटी में भारत में बहुत स्कोप है ग्रोथ करने का, तो कंपनीज हमारे पीछे पैसा इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलते हैं। तो टारगेट मार्केट सर्च करना ये भी एक अच्छा कोर्स है, बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे मैंने अभी जीएसटी की बात करी, इनकम टैक्स, ये टैक्स फाइलिंग, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर इस समय में चल रहा है, पॉपुलर भी है। एंटरप्रेन्योरशिप, आप कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? कंपनीज आएंगी तो जॉब्स आएंगे, जॉब्स आएंगे हमारे पास, तो मार्केट में पैसा आएगा लोगों के पास में, और संभावनाएं बढ़ेंगी ग्रोथ की, फ्यूचर डेवलपमेंट की। तो एंटरप्रेन्योरशिप को इस समय गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, और लोग नए नए इनोवेटिव थॉट्स के साथ आ रहे हैं। और कोविड के बाद तो संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। कोविड ने एक्चुअली जहां बहुत ज्यादा हमारा नुकसान तो किया ही किया है, लेकिन संभावनाओं को एक दौर खोला है कि जो हम, जिन चीजों को हम कभी सोच नहीं पाते, फॉर एग्जाम्पल घर बैठे हम लोग आज सारे कॉलेजेस की क्लासेस, सारे कोचिंग क्लासेस, या जितने भी स्कूल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। क्या हमने कभी, अगर कोविड नहीं आता तो हमने कभी सोचा था कि इस तरीके से, या फिर वर्क फ्रॉम होम, ये तो कितना पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। मतलब कंपनीज के इतने बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, जब आप कभी बैंगलोर जाइए या गुड़गांव जाइए, आपको वहां पे एकदम जंगल दिखेगा, जहाँ पे हर एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी 30-40 फ्लोर की, और वहां पर जो है, हाँ, किसी कंपनी ने 8-10 फ्लोर हायर कर रखे होंगे, किसी ने 4-6 कर रखे होंगे, और सबके क्यूबिकल्स हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। तो रेंट कंपनीज पे कर रही हैं, या फिर इतनी सारी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इतने सारे लोगों का आना जाना, परिवहन, सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें करने के लिए, देखने के लिए। तो लेकिन अब लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, फॉर्मल्स की जरूरत खत्म हो गई है, लोअर टी शर्ट में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार घंटों से काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ी। कई सारी चीजें हुई हैं जो हम जिन चीजों को हम नहीं देख पाते थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज जो है, तो कभी भी कोई मुश्किल आती है, तो हमारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खुलता है। खैर, वो एक बात अलग है, हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की। तो संभावनाएं जो मैं, जिसकी बात मैं लगातार कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप वहां से हमारे लिए काफी, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पास हमेशा एक ये ऑप्शन होता है। फॉरेन ट्रेड, फाइनेंसिंग एंड प्रोसीजर्स, इसमें ये एक पर्टिकुलर आपका वोकेशनल डिग्री होती है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन आपका पैसा, कोई कंपनी आपसे पैसा लेती है और वो किस किस सेक्टर में खर्च करेगी, कितना रिस्क कवर करेगी, ये सारी चीजें इसमें जो है, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी पानी पीने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमारे सामने ये होता है। देन कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, अगेन लैंग्वेजेस की बात हो रही है।
ई कॉमर्स के आने से ऑनलाइन ट्रेडिंग और सेल और परचेज इसमें बहुत बूम आया है। हम बहुत सारी चीजें आजकल अमेजन से ऑर्डर करते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से, इवन हम फॉरेन से बहुत सारी चीजें बुलाते हैं। आ, मुझे याद है मेरे ब्रदर ने अपना डेस्कटॉप, उसे एक लैपटॉप चाहिए था और उसकी लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इंडिया में जो भी लैपटॉप मिल रहा था उसमें मैच ही नहीं कर रही थी। तो उसने पर्टिकुलर एक कंपनी खोजी, वहां से वो लैपटॉप आया, तमाम सारी की चीजें हुई। तो ई कॉमर्स ने ये सारी चीजें आजकल बहुत ईजी बना दी है और उसमें अपॉर्चुनिटीज, अभी भी संभावनाएं जिनकी मैं बात कर रही हूँ बहुत ज्यादा है। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन उन्हीं के से संबंधित है। तो ये सारे प्रोफेशनल आपके कोर्सेज हो गए कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए और आगे क्या ऑप्शंस हैं? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, पर्टिकुलर इसमें जैसे एक्चुअली अभी मैंने कहा था रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर है इंडिया में। बैंकिंग में आप बैंकर्स जो होते हैं वो आपके पैसे को जो है आपके इन्वेस्टमेंट को, और बैंकिंग सेक्टर के बारे में खैर क्या डिटेल में बात करनी, हम कॉमर्स स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। देन चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये सारे, और मतलब जो आपने आप चाहे बीबीए करें, बीबीएम करें, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, जो अभी मैंने जिस पिछली स्लाइड में जिनकी बात करी थी, उसके बाद आप क्या क्या बनते हैं, आपके पास क्या क्या संभावनाएं होती हैं फाइनेंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, उनकी हम बात करें। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आप बनते हैं, फॉरेक्स डीलर बनते हैं, फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, जो करेंसी का लेन देन आदान प्रदान होता है वो। मैं मान रही हूँ आप में से पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुने भी ना हो अभी तक पहले, लेकिन ये सारी पोस्ट होती हैं, कंपनीज में अच्छी पोजीशन पर काम करते हैं, सिर्फ हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बनते हैं, स्टॉक ब्रोकर आप बनते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट आप बनते हैं। तो ये सारे पद होते हैं जिन पर कि आप जब एक अच्छे कॉलेज से आप डिग्री प्राप्त करते हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की, उसके बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स इन पदों पे काम करते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डिग्री करने के बाद आप क्या किन किन पोजीशन पे काम करते हैं? आप ब्रांड मैनेजर बनते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनते हैं। अपने बिजनेस को, कि किसी ने एक कंपनी शुरू करी, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चेन किस तरीके से खोलनी है, या अब एक हमारा ऑफिस गुड़गांव में है, हमें बैंगलोर में खोलना है, या हमें ओवरसीज खोलना है, तो बिजनेस का विस्तार किस तरीके से किया जाता है उसके लिए भी मैनेजर होते हैं। बिजनेस मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट, फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट तो खैर आजकल शादियों से संबंधित बहुत ज्यादा है, नई नई कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, मैराथन्स वगैरह कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं सीएसआर एक्टिविटीज के चलते। देन एक्सपोर्ट मैनेजर आप बनते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल की प्राइवेट कंपनीज में। देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आप बनते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंसल्टेंसीज काम करती हैं, जिनका सिस्टम ये होता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनसे जाके क्वेश्चन करते हैं, बहुत साधारण शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। या आपको कोई चीज आउटसोर्स करवानी है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर काम है और ये आपको आउटसोर्स करवाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं जो आपका ये काम करवा के देती हैं। देन आप मार्केट रिसर्च एग्जीक्यूटिव बनते हैं, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक यानी माल जो है वो अमेरिका से इन भारत आना है, भारत में भी कहाँ गुड़गांव आना है, गुड़गांव में भी कहाँ पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंचना है, या फिर इंडिया से कोई माल निकलकर और विशाखापट्टनम से निकलकर और कश्मीर तक जाना है, तो ये सारे आने जाने का परिवहन का मैनेजमेंट कैसा होगा, उसमें डैमेज कितना होगा, उसमें स्पॉइलेज कितना होगा, ये सारी चीजें कौन देखता है? लॉजिस्टिक मैनेजर्स देखते हैं। रिटेल मैनेजर्स होते हैं, रिटेलिंग तो एक बड़ी चेन हो गई, कंपनी हो गई। रूरल मैनेजर्स होते हैं, जो गांव में क्या संभावनाएं हैं, वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, उसका एनालिसिस करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग पदों पे काम करते हैं मैनेजमेंट करने के बाद में। ओके, अब हम आगे हैं साइंस वाले सेक्टर पे, हमने आर्ट्स की बात कर ली, कॉमर्स की बात कर ली। नाउ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जिनका ट्वेल्थ में रहा हो वो लोग क्या कर सकते हैं आगे? तो सबसे पहले तो
जनरल बीएससी कोर्सेज आप कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या क्या हो गया आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट हो गया, जियोलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स किनके लिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए, किस डिग्री में, बीएससी की डिग्री में, ठीक है, या फिर बीटेक की डिग्री में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जो ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, जो थोड़े कम पॉपुलर कोर्सेज हैं, उनमें क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर, ड्रग्स एंड ड्राइज, ऑपरेशनल, एनवायरमेंट साइंस। ज्यादा टाइम इस पे नहीं खर्च करना चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के नाम मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके अलावा बी की डिग्री या फिर बीटेक डिग्री, जो आप आईआईटीज या एनआईटीज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से कहीं से भी आप, जो एक पॉपुलर एग्जाम होता है जेई मेंस और एडवांस, उसके तहत आपको एडमिशन मिलते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो भी स्कोर कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और आपको बीई में एडमिशन मिलता है, बीकॉम बीटेक में एडमिशन मिलता है। इसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो उनकी एक लिस्ट यहाँ पर है, मैं जल्दी से एक क्विक रीड कर देती हूँ। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, ये तो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं ही इंजीनियरिंग के, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें आजकल बहुत संभावनाएं अभी हैं, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइंटिस्ट से रिलेशन या रिसर्च वर्क से रिलेटेड, ये इनमें भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपको मिलती है। केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड, फूड इंडस्ट्रीज, बढ़ता हुआ, ग्रोथ करता हुआ सेक्टर। क्यों, हम पहले नहीं थे, बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड आजकल इंडिया में बहुत कंज्यूम हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की व्यस्तता बढ़ी है, हम हाईली डिपेंड किए हैं इंस्टेंट फूड पे और जंक फूड पे। तो डेयरी एंड फूड इंडस्ट्री में आपको या फूड टेक्नोलॉजी में आपको जो है बी की डिग्री मिलती है। इरिगेशन में, लेदर में, इसके अलावा और कौन से सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। मरीन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ये आईटी से संबंधित है, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंट ने आईटी लिया हो ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ में, उनको यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है। मेटलर्जी, माइनिंग, ओशियन इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, प्रिंटिंग, ये सारी ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी होती है। बी करने के बाद में आप एमटेक करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एमटेक करते हैं। एमटेक के अलावा बहुत सारे लोग एमएस, मास्टर इन सॉफ्टवेयर भी करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फिर वही एमफिल वगैरह वो भी की जाती है। नेक्स्ट, डिप्लोमा कोर्सेस या बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस, ये 1 साल के, 2 साल के, ये करते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद में या फिर बीएससी करने के बाद में। तो उसमें कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स जो हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पे की लिस्ट किए हुए हैं, जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, नहीं जाने होंगे, उनको ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, सिंपल शब्दों में आज समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक केमिकल से, केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, मतलब हम सेल्स और बैटरीज की बात कर रहे हैं। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर है कि आप जो है ऐसे सेल यूज करिए अपनी या घर में ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करिए जिनमें कि रिचार्जेबल सेल या रिचार्जेबल बैटरीज यूज हो रही हूँ। तो उसके लिए ये एक प्रोफेशनल कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स है। फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी, पेंट एंड वैनिश, इसमें क्योंकि पेंट जो है बहुत हानिकारक केमिकल्स होते हैं, ये बहुत सारी आपको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स आपको देते हैं, बहुत सारी तकलीफें इससे होती हैं जो लोग इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए। तो उसमें आपकी प्रोफेशनल डिग्री मिल सकती है। आर्किटेक्चर एंड ड्रॉटमैनशिप, जैसे कि कुछ सालों में जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सिविल एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग तो नहीं कि, लेकिन सिविल को पहले बहुत अच्छी ब्रांच नहीं माना जाता था 5 से 10 15 साल पहले, लेकिन अब जो है सिविल इंजीनियरिंग को कंसिडर किया जाता है और आप बहुत अच्छे पदों पर प्लेस्ड होते हैं अच्छे पैकेजेस के साथ में। तो उसी के साथ साथ होता है एक आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। देन फार्मेसी एक आपका क्षेत्र हो गया। और फार्मेसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप करना चाह रहे हैं उसमें प्रोफेशनल कोर्स कोई, तो आपका ट्वेल्थ में बायोलॉजी होना चाहिए। तो हम ये आगे भी बात करेंगे। देन रोलिंग एंड स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी,
और प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग कि कंपनीज में जब कोई काम होना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगनी है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग कि उन्हें कोई पर्टिकुलर मशीन इस पर्टिकुलर पत्थर तोड़ने के लिए चाहिए, या कपड़ा बनाने के लिए चाहिए, या फूड इंडस्ट्री है तो पैकेजिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए चाहिए। तो उन मशीनों को डिजाइन करने का काम कौन करता है? ये प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर्स जो होते हैं ये करते हैं। तो एक इस तरह के कुछ नॉन पॉपुलर कोर्सेज हैं, लेकिन काफी रिलेवेंट हैं, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, अच्छी जगह पर आप प्लेस्ड होते हैं। पॉलिटेक्निक, ये एक कॉमन है, काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। 10th के बाद हम पॉलिटेक्निक के लिए एनरोल करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिक सी मेरिट बेसिस पे होता है। 10th के हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 10th में हमको जो रिजल्ट हमारा आउट होता है और उस बेसिस पे हमें एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट बेस्ड आपको डिग्री मिलती है, 10th के 3 साल की डिग्री होती है। और पॉलिटेक्निक करने के बाद में ये काइंड ऑफ डिप्लोमा है, जिसमें आपका 11th 12th और 1 साल और शामिल होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट बी के सेकेंड ईयर में एनरोल कर जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है पॉलिटेक्निक करने का। प्लस आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होता है, बचाए कि एक बी में जो सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स होंगे और जो आप जाएंगे वहां पर, तो आपका नॉलेज थोड़ा सा अधिक होगा। तो पॉलिटेक्निक एक डिग्री होती है, सर्टिफाइड कोर्स है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बहुत सारे आईटीआईज, ठीक है, आपने अक्सर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा, उनके पास होती है आईटीआई की डिग्री। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनके थ्रू ये होती है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये होती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी इसको करते हैं, या पॉलिटेक्निक के बाद भी स्टूडेंट्स इसको करते हैं। इंजीनियर आप कौन कौन से बनते हैं? जैसे अभी हमने देखा था बीकॉम में कि आप किन किन पदों पर काम करते हैं, तो आप कौन कौन से इंजीनियर बनते हैं उनके बारे में हम एक जल्दी से एक देख लेते हैं। कि एरोस्पेस इंजीनियर आप बनते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एक लिस्ट है कि इन पर्टिकुलर नामों से इन पर्टिकुलर पदों पे आप प्लेस्ड होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप, आपकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर प्लेस होते हैं। ठीक है। देन इंफॉर्मेशन, आईटी वाले स्टूडेंट्स, आईटी आप लेते हैं अगर सब्जेक्ट आपका है 11 12th में सॉफ्टवेयर में है, तो सॉफ्टवेयर में तो वैसे ही बहुत ज्यादा संभावना है, हर दिन नई अपडेट हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्मार्टफोन और स्मार्ट होते जा रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, स्मार्ट टीवी बन रहे हैं, पता नहीं आगे क्या क्या स्मार्ट बनेगा। तो उसमें आप किन 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 पोस्ट पे काम करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। अच्छा, आईटी बी करके, ठीक है, बी की बात हो रही है। बी में अगर आप आईटी से करते हैं, या कंप्यूटर साइंस से करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट से आप बी करते हैं या बीटेक करते हैं, तो आप किन पदों पर काम करते हैं उसके बारे में। क्या? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, मुझे नहीं पता किन लोगों ने, मैंने ये पद, इस मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का नाम मैंने लगभग 12 13 साल पहले सुना था। ये क्या करते हैं कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज या बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि फॉरेन के पेशेंट्स होते हैं, वो इंडिया से कंसल्ट करते हैं यहाँ के एक्सपर्ट से अपनी बीमारी को लेकर के। और या फिर इंडिया के पेशेंट्स हैं, वो कहीं दुबई किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, अमेरिका किसी से, फिजिकली तो सबके लिए जाना संभव नहीं है, वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो इनके पास एक डिग्री होती है इंजीनियरिंग की। ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। नेटवर्क वही अगेन आईटी से संबंधित हो गया कि जो सिग्नल्स जो आज ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो हम डायरेक्ट जीपीएस हम ट्रैक कर रहे हैं, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हम कैब्स बुक कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं, फोन में हमें सिग्नल्स मिल रहा है, तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और सिस्टम आर्किटेक्ट्स होते हैं, मतलब सिस्टम को डेवलप कैसे करना है उनका भी एक आर्किटेक्चरल पूरा डिजाइन होता है। ये आपके आईटी के प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए। बायोलॉजी वालों की बात करते हैं। मैथमेटिक्स हमने काफी बात कर ली। जिन लोगों ने पी सी बी ये कॉम्बिनेशन लिया हुआ है 12th में, ठीक है, बायोलॉजी वाले, तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि डॉक्टर बनना है। नहीं, डॉक्टर ही नहीं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उसके बाद भी। एक जल्दी देख लेते हैं। अगेन जनरल साइंस यानी कि बीएससी की डिग्री, आप बीएससी या बीटेक, ये दोनों ही डिग्री अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आप कर सकते हैं।
कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अगेन यहाँ पे लिखा नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी एक ये है, इससे भी आप बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम नहीं जानते हैं बीएससी में, जिनमें हम बीएससी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, अब बायोटेक्नोलॉजी का नीचे लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं, मरीन साइंस में कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में, फूड प्रोडक्शन में या फूड इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी एग्रीकल्चर से बी बी एग्रीकल्चर एक, ये भी एक डिग्री होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में संभावना, उस सेक्टर में संभावना तलाशने के लिए। और यहाँ पर आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, मतलब पूसा, उसमें पूसा दिल्ली एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप एज अ प्रोफेसर, एज अ फैकल्टी प्लेस हो सकते हैं, या बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जो इस तरह की डिग्री दिलवाते हैं, आप वहां पर एज अ प्रोफेसर आप अपॉइंट हो सकते हैं। या गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जहां पर आप ये डिग्री करने के बाद में, और जो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक सेक्टर एग्रीकल्चर है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे भी आज के समय में, तो वहां पर सरकार को भी उसकी, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की चिंता होती है, और वहां पर भी आप प्लेस किए जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप होते हैं। तो बैचलर इन एग्रीकल्चर ये भी एक सब्जेक्ट होता है जो बायो वाले जिसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देन फिशरी हो गया, फिश बायोलॉजी, और या मरीन बायोलॉजी एक होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन को, हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर आजकल लोगों में काफी अवेयरनेस आई हुई है, तो आप डाइटिशियन वगैरह, न्यूट्रिशनिस्ट वो आप बन सकते हैं। और ऐसे लोग जो है, कंपनीज भी इनको, जो जंक फूड या जो पैकेज फूड जो इंडस्ट्री अगर कोई है ऐसी बेस्ड है, तो उनके पास भी, उनको भी न्यूट्रिशनिस्ट की भी, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बना के दे देना है, उसमें आपकी नेट न्यूट्रिशन वैल्यू, और जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे पीछे, वहां पे रिक्वायर लिखा भी रहता है कि इसमें कितना कार्ब्स है, कितनी शुगर है, कभी ध्यान नहीं दिया हो तो नेक्स्ट टाइम आप परचेज करते टाइम ध्यान दीजिएगा। वहां पर वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हर चीज की लिखी हुई होती है कि 100 ग्राम में कितना कितना आपको क्या क्या मिलेगा, कितना फैट मिलेगा, ट्रांस फैट है कि नहीं इसमें, वो सारी चीजें कहाँ से आती है? वो लोग न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन हायर करते हैं, वही लोग ये सारी रिसर्च करके और वहां पे उनको बना के देते हैं। देन ये तो बीएससी की डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री की मैंने बात कर ली। अब मेन जो जो बायो वालों के दिमाग में होता है कि हमें क्या करना है, तो हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की डिग्री क्या कहलाती है? एमबीबीएस कहलाती है। और सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, इसके अलावा आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड कैसे कैसे लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीएचएमएस यानी आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हैं, बीएएमएस आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, बीयूएमएस यानी कि आप यूनानी डॉक्टर बनते हैं, यूनानी दवाइयों के, और बीडीएस डेंटल डेंटल डेंटिस्ट आप बनते हैं, डेंटल क्षेत्र जो है उसमें बनते हैं। तो इन सब में करने के बाद भी आपके नाम के आगे अगर आप डिग्री करते हैं, बकायदा 5 साल की डिग्री, और फिर इंटर्नशिप होती है, और ये आप करते हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास एक डॉक्टर बनने का जरिया एमबीबीएस ही नहीं है, और भी सारे क्षेत्र हैं। इसके अलावा वेटनरी साइंस में भी, ठीक है, यू जो आप जानवरों के डॉक्टर बनते हैं, तब भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। और फिजियोथेरेपिस्ट, ये एक पॉपुलर जो कहना चाहिए सेक्टर है पिछले 10 15 20 सालों से, फिजियोथेरेपी में काफी बूम आ रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट फिजियोथेरेपी अडॉप्ट करें, ऑप्ट करें। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं आप? तो न्यूक्लियर मेडिसिनल टेक्नोलॉजी, यानी कि आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि दवाइयों में आजकल जो, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, और अलग अलग बॉडी पे या अलग अलग, हम इंडियंस लोग हैं, हमारे ऊपर कोई पर्टिकुलर ड्रग अलग तरीके से काम करेगी, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल और हमारा एनवायरमेंट लगभग सिमिलर है, हम एक ही तरह के उसमें ले रहे हैं, लेकिन वही दवाई शायद फॉरेन के किसी अदर कंट्री में, अदर तरह के लोगों में काम करना अलग कर दे। जैसे बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल आपने शुरू होगा कि बहुत सारी ग्लूटेन फ्री चीजें आती हैं, तो भाई हमारे यहाँ हम तो जो खाना खाते हैं, चावल, रोटी, मैदा, हर चीज में ग्लूटेन भरपूर पाया जाता है इंडिया में, ठीक है, और हमें उससे कोई नहीं है। लेकिन फॉरेन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है। तो कभी आप फॉरेन कंट्री विजिट करें, और मैं चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा करें अपनी लाइफ में कि आप जरूर विदेश जाएं, तो आप वहां देखेंगे ग्लूटेन फ्री पिज्जा मिलेगा, ठीक है, ग्लूटेन फ्री स्वीट्स मिलेंगी वहां पर आपको, ग्लूटेन फ्री आटा मिलेगा, ठीक है, मैदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर है क्योंकि वहां की
रिक्वायरमेंट्स लोगों की अलग है, उन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है। तो सेम वही ड्रग्स के साथ भी होता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये इसी से संबंधित होता है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी, प्रोस्टेट एंड ऑर्थोनोटिक, इनके डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ, सबको बोलूंगी तो 2-2 मिनट खर्च हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी थेरेपी, क्योंकि कोविड इस समय में आया हुआ है, तो इसमें काफी पहले से रिसर्च चल रही है। हमारे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, या हमें जो ये प्रोस्टेटिस की जो बात हो रही है, ये आर्टिफिशियल लिम्स जो हमारे अंदर ऊपर लगाए जाते हैं, उनमें हम कर सकते हैं। हियरिंग एड, आजकल पहले देखा होगा कि पहले छोटी सी आती थी, लेकिन अब इतनी सी लोग लगाए रहते हैं कान के अंदर, किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपको कोई सुनने की तकलीफ है। ये सब कैसे संभव हो सका है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट थे उन्हें आगे इन्होंने डिग्री करी और उसके बाद आगे इनोवेशंस हुए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्टोमेटिक्स, ये दोनों ही आपके साइंस से एक आपकी आई साइट से संबंधित चीजें हैं। तो ये बायोलॉजी वालों के पास में ये ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा अदर मेडिकल लाइंस, ठीक है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आपको फिर भी हेल्थ केयर में कुछ अच्छा करने की आपकी इच्छा है कि मुझे तो देश की सेवा ही करनी है, तो आप नर्सिंग ऑप्ट कर सकते हैं। फार्मेसी में आप जा सकते हैं, आप ऑप्टिशियन बन सकते हैं, आप वैक्सीनेटर, आजकल तो इनका काम बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, वैक्सीनेशन कैंप जो चल रहा है जगह जगह पे। फिर डार्क रूम असिस्टेंट, ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो एक्सरे कराने आप जाते हैं ना, और वो जो रूम में जो एक आदमी जो आपकी फोटो वो डार्क से रूम में ले रहा होता है, या एमआरआई कराने आप जाते हैं और वो जहाँ पे वो पिक्चर्स क्लिक कर रहा हो बैठ के, तो वही होता है डार्क रूम असिस्टेंट। रेडियोग्राफर्स होते हैं जो अलग अलग आपकी ईसीजी लेते हैं, या आप एंडोस्कोपी कराने जाते हैं, या आपका ईईएस होता है, तो वो आपकी जो ऐसे ऐसे वाले ग्राफ बनते हैं ना, वो सारी चीजें कौन ले रहा होता है? रेडियोग्राफर ले रहा होता है। लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जितने भी रिसर्चेस हो रही हैं या जितने भी टेस्ट होते हैं, हम पीलिया का टेस्ट कराते हैं, हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, हम ये टेस्ट कराते हैं, वो कौन कर रहे होते हैं? लैब टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं। और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं। ये कुछ अदर देन मेडिकल फील्ड के ही कुछ अदर सेक्टर्स हैं जिनमें लोग काम करते हैं। होम साइंस की एक डिग्री, कुछ समय पहले तक तो ये माना जाता था, एक बिलीफ था हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पॉपुलर, मेरी मम्मी मम्मी के टाइम पे, कि अगर आपको अपनी बेटी को एक कुशल गृहिणी बनाना है तो उसे होम साइंस की डिग्री करा दो। खैर, आज होम साइंस के मायने बहुत अलग हो गए हैं। इसलिए अलग हो गए कि होम साइंस के स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छे शेफ होते हैं, न्यूट्री डाइट्रिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, वो जो भी मैंने बात करी थी वो होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं इस समय में बहुत ज्यादा, या आपके एसेसरी डिजाइनिंग में, एसेसरी डिजाइनिंग आपके बेल्ट, आपके हैट्स, आपकी जैकेट, श्रग्स, ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। तो सिर्फ एक होम साइंस एक ये नहीं कि घर गृहस्थी से संबंधित आज एक डिग्री हो गई है, बहुत एक अलग इसका एस्पेक्ट बदल चुका है। तो इसमें क्या क्या होता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन आ गया है, डाइटेटिक्स आ गया है। लोग आजकल डाइटिशियन हायर करते हैं कि वो जो आपको बताती है कि अगर आपको पिज्जा भी खाना है तो आपको किस साइज का खाना है, और उसकी पिज्जा में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए अगर पिज्जा खाना ही है तो। या आपको अगर दिन में अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसको कहा गया है कि इनको दिन में हमें 1200 कैलोरी खाना ही देना है, तो वो 1200 कैलोरी कैसे कंप्लीट हो? क्योंकि 1200 कैलोरी तो बहुत आसान है कि भाई आप एक बर्गर खा जाइए, आपको 1200 के 1400-1500 कैलोरी मिल जाएंगी, पर दिन भर में एक बर्गर खा के थोड़ी जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसा कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी सारी आपको मिले, आपका पेट भी भरा रहे और बार बार भूख भी ना लगे, प्लस हल्का भी खाना हो। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये डाइट्रिशियन आज के समय में डिसाइड करती है। और बहुत हाई चार्ज करते हैं लोग घर बैठ के भी, मतलब मेरी मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने लिया था दिल्ली से, उसने कंसल्टेंट लिया था और उसने एक अच्छी खासी लमसम अमाउंट पे किया था डाइट्रिशियन को। देन होम साइंस, होम साइंस की हम बात ही कर रहे हैं, शायद ये गलती से यहाँ लिखा गया। फिर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, अगेन फूड में जो पैकेज फूड्स हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे मेंटेन रखनी है उससे संबंधित। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, कि फैमिलीज को एज अ रिसोर्स, आई मीन कि देश के लिए या नेशन के लिए या फिर एक सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली हम फैमिलीज को किस प्रकार ऐसा रिसोर्स यूज करें, उसके लिए भी होम साइंस की डिग्री होती है। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, होम डेकोर के लिए। ये अगर आप इंस्टा चलाते होंगे तो आजकल ये पोस्ट बहुत पॉपुलर है उसे लेकर। और इसके अलावा एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, पढ़ाना बच्चों को, चाहे छोटे बच्चों की बात करें या कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, आजकल
पढ़ाने के तरीकों में बहुत अंतर आ गया है और हर एज ग्रुप के बच्चों को आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी। मुझे याद है, बहुत ज्यादा मैं अपने आसपास जो देखती हूँ ना, उन घटनाओं से को मैं अपनी क्लास में प्रेजेंट करती हूँ। तो उसमें कॉमन एग्जाम्पल है कि मैंने अपनी नीस को देखा कि उसका जब बर्थडे था तो उसकी मैम ने पर्टिकुलर फोन करके उसको विश किया और उससे फिर 2-4 मिनट बात करी। भाई आज के समय में क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन नहीं, उस बच्चे का एक जुड़ाव होना चाहिए अपनी टीचर से, और टीचर को भी ध्यान होना चाहिए कि मेरे आज स्टूडेंट का आज है, आज उसको मैं विश करूंगी तो वो खुश होगा, अच्छा करेगा, अच्छा फील करेगा, मैं इस बात को हमेशा याद रखेगा। तो ये सारी चीजें जो आज पहले तक रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन अब हो गई हैं, तो एक्सटेंशन एजुकेशन उसी से संबंधित है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही। देन बायोलॉजिकल साइंस में कुछ अलग तरह के सेक्टर्स क्या है, तो बी एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया था, आप एग्रीकल्चरिस्ट बनते हैं। बी टेक अगर आपने किया है बायो लेने के बाद में, तो आप बायोकेमिस्ट, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सब आप इन पदों पे काम करते हैं। और इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी एंड पोल्ट्री सुपरविजन, ठीक है, ये फूड, क्योंकि ये भी फूड इंडस्ट्री से संबंधित हो गया। एनवायरमेंटलिस्ट आप बनते हैं, और आपको एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं ये इवन नासा में, बल्कि यूएन में मैं कहूँ, या हमारे यहाँ इसरो में, ये इनकी बहुत अहमियत है। ठीक है, तो हम इस डिग्री को या इस सब्जेक्ट को इतना हल्के में ले लेते हैं। या आज अगर हम यूपीएससी जैसे एग्जाम की, पॉपुलर एग्जाम की बात करें, तो वहां पर एक अच्छा खासा एक पोर्शन या तो एक ऐसे आएगा, या जीएस में एक अच्छा पोर्शन आएगा जहां पर ये बार बार आप एनवायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और इतने सारे साइड इफेक्ट हम देखने के लिए मिल रहे हैं इस समय में। तो आज इनकी वैल्यू जो है इन्वायरमेंटलिस्ट की, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिशरी साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, मरीन बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये अदर देन डॉक्टर या अदर देन पैरामेडिकल फील्ड जो है, ये सारी संभावनाएं बायो के स्टूडेंट्स के पास में होती हैं। ओके, हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित हम काफी कुछ बात कर चुके हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ क्या क्या बनते हैं। डॉक्टर तो हम बनते ही बनते हैं सिंपल एमबीबीएस करके। स्पेशलाइजेशन में हम डेंटिस्ट, मतलब आप बी फार्मा बीडीएस जिन्होंने किया है वो एमडीएस आगे कर सकते हैं उसमें, तो वो डेंटल सर्जन कहलाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गए, नर्सेज हो गई, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, इन पे मैं काफी बोल चुकी हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन आजकल इतना ज्यादा इनका रिक्वायरमेंट है इस समय में। और स्पीच थेरेपिस्ट, ये उन लोगों के लिए जो बच्चे ऑटिज्म से या स्पीच जिनकी नहीं है, या फिर जो बोल नहीं सकते, या जिन जो हकलाकर बोलते हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट आजकल अवेलेबल होते हैं, ये सेशंस कराते हैं। तो ये भी सब आपके बायोलॉजी से संबंधित प्रोफेशंस हो गए। आर्किटेक्चर, तो जिन लोगों ने इस मैथमेटिक्स लिया था, पीसीएम लिया था 12th में, वो जो है बी आर्किटेक्चर, इसका एक अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है, बी आर्किटेक्चर का अलग से एग्जाम होता है। इसमें एक तो नॉर्मल इंजीनियरिंग की तरह आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है। इसके अलावा सेकंड एग्जाम होता है आपका डिजाइनिंग वगैरह से संबंधित। ठीक है, तो वो करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग इन दिनों काफी पॉपुलर, इसी तरह आर्किटेक्चर जो है एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट बनता जा रहा है, हो चुका है बल्कि ये कहना चाहिए। तो आप उसके बाद एम आर्किटेक्चर भी करते हो, बी आर्क आप करते हो, फिर एम आर्क करते हो उससे संबंधित। ठीक है, देन हमारे पास है होटल मैनेजमेंट। कौन लोग करते हैं होटल मैनेजमेंट? इसकी होटल मैनेजमेंट की एक अलग से डिग्री होती है। बीबीए भी होता है होटल मैनेजमेंट से, एमबीए भी होता है होटल मैनेजमेंट से। इसमें क्योंकि आजकल टूर्स एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और अब हम जब पे करते हैं तो हमें उस सर्विस इंडस्ट्री, हम जो पे कर रहे हैं, हमें उस हिसाब से सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट जो लोग करते हैं वो क्या बनते हैं? शेफ्स बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं होटल्स में, सुपरवाइजर्स बनते हैं। इसके अलावा सारा कुछ वो जो होटल चेन्स जो मैनेज करते हैं, जैसे अगर बड़ी होटल्स है, ताज हो गया, लीला हो गया, या ओबेरॉयस हो गया, ये जो बड़े होटल चेन्स है, तो इनको जो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड जो मैनेज करना है, वो मैनेजर्स ये लोग बनते हैं।
तो होटल इंडस्ट्री जो है आजकल आजकल एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। और इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में लिखी गई है कि मिनिमम जो है आपके ट्वेल्थ में किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपका बायो या कोई और सब्जेक्ट भी रहा हो, तो जब आप एमबीए करते हैं और तब आप होटल मैनेजमेंट ऑप्ट करते हैं, तो आप उसमें एमबीए भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा ये जो जिस पे हम अक्सर हमारी खुलो आसमान की टीम जिन चीजों पे बात करती रहती है, कि ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन की। ठीक है, मिनिमम कि आपकी कोई भी ग्रेजुएट कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास में, बीए हो, बीकॉम हो, बी हो, बी आर्किटेक्चर हो, बीएससी हो, एमबीबीएस इनफैक्ट करने वाले, बीडीएस करने वाले, कोई भी आपके पास अगर डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो आप क्या करते हो? यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, इस तरह के सारे ही एग्जाम्स के लिए आप जो है एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो अगर आपको इनको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आप किसी भी कॉलेज से एक ग्रेजुएट डिग्री, प्राइवेट कॉलेज की भी डिग्री इनफैक्ट चलती है। देन एनडीए का एक एग्जाम होता है, जिन लोगों को देश की सेवा करनी है, सेना में जाना है, उनके लिए एनडीए का एग्जाम होता है। इसके अलावा भी आर्मी के और मिलिट्री के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, जिनमें कि अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट होती है डिग्री, मतलब आप डिग्री होनी चाहिए आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री। लेकिन उसमें कई कई कंडीशन होता है कि आपका टेंथ के बाद आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एनडीए में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 10+2 की रिक्वायरमेंट है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जाने के लिए। तो अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, मरी नेवी में जाना है, या फिर आपको मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, तो एनडीए का एग्जाम इसके बारे में आप काफी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। देन हमने जो शुरुआत में बात करी थी कि ये सारे कोर्सेज अभी तक, जहां तक एनडीए तक जब हमने बात करी, तो कहाँ कौन से थे ये? एजुकेशन बेस्ड आपके सारे प्रोफेशनल कोर्सेज थे, आपकी डिग्रियां थी, और आप किसमें, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में आप उनमें काम कर रहे थे। टैलेंट बेस्ड, कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, हम बहुत अच्छा मिमिक करते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत हैं, या हमें मेकअप करने का शौक है, हम अपनी फ्रेंड का मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, या हम इसे स्टाइलिंग बहुत अच्छी करते हैं। इन दिनों आजकल सेलिब्रिटीज का स्टाइल सॉरी स्टाइल लुक काफी पॉपुलर होता है, कि इस पर्टिकुलर मूवी के लिए स्टाइलिंग किसने की, तो उनकी स्टाइलिस्ट ये थी, फलाना नाम होगा। तो ये सारे आपका टैलेंट बेस्ड है, इनमें डिग्रियां भी होती है, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। तो इस तरह के मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं कुछ चीजें, कि पेट ग्रूमिंग, यानी पेट्स आज के समय में उनका हेयर कट, उनकी नेल्स की पॉलिशिंग, पैट्स की, यस सही सुन रहे हैं आप, पैट्स की हेयर स्टाइलिंग, उनकी नेल्स की पॉलिशिंग, उनकी दांतों की सफाई, ये या उनकी हेल्थ केयर। ठीक है, ये सारी चीजों पे या कोई फीमेल अगर पेट आपके पास है, तो उसका अगर जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो उसकी डिलीवरी, इसके लिए भी वेटनरी डॉक्टर्स तो होते ही हैं, साथ में ग्रूमिंग उसके स्टाइलिस्ट भी होते हैं। तो पेट ग्रूमिंग आप कर सकते हैं, पेट सिटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉग, मतलब जिनको पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, तो जब कुछ फैमिलीज बाहर जाती है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने साथ अपना पेट नहीं लेके जा सकते, तो आप पेट को भी सिट कर सकते हैं, सिटिंग पेट सिटिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, हेयर स्टाइलिंग, या इसके साथ में अगर आपका कहूँ कि मेकअप आर्टिस्ट, तो वो भी सही होगा। तो इसमें डिप्लोमा कोर्सेज तो होते ही हैं, लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज के साथ में आपका टैलेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि आप सीखते कितना है, नया जो ट्रेंड चल रहा है उससे आप कितने जल्दी सीखते हैं। वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, तो बहुत सारे तरह के ब्रशेस होते हैं, मेकअप पैलेट्स होते हैं, आप उनको किस तरीके से यूज करते हैं, ये आपके इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अरोमा थेरेपी, स्पा एक बहुत पॉपुलर कल्चर है इन दिनों। तो अरोमा थेरेपी प्लस जो कैरलियन, जो हमारे यहाँ पे जो फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आते हैं, कैरलियन मसाजेस हमारे यहाँ पे बहुत, और पंचांग मृत जो मैं थोड़ा नाम मिस कर रही हूँ उसका, तो
इन चीजों के लिए आजकल एक अलग ही सेक्टर बन गया है। तो अरोमा थेरेपी, टैरो कार्ड रीडिंग, वीडियो जॉकी नहीं बल्कि रेडियो जॉकी भी इन दिनों, आरजे भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है। रैकी प्रैक्टिशनर्स, और अच्छा मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे लिखा ही हुआ था, सॉरी मैंने मिस कर दिया। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यस, ये लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट का करते हैं, आपकी स्माइल बेटर करवाते हैं। बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आप जो लोग क्वालिफाई, जो मॉडल्स वगैरह आती हैं, या हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जैसे जो कंपटीशन होते हैं, तो वहां पर ही आपकी स्माइल और आपका फेशियल स्ट्रक्चर, आपकी नाक वगैरह, आपकी आईज, ये जो आपकी आईब्रोज होती है, इनका अलाइनमेंट, ये सारी चीजें, ये सब कौन करता है? ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये डिजाइन करते हैं। साथ ही आपकी स्किन के लिए, मतलब स्किन की डीपर लेयर के लिए वो कैसे काम करेंगी, उसके लिए भी ये बहुत सारे सीरम्स और पता नहीं तमाम तरह की चीजें ये सब आपको देते हैं यूज करने के लिए। कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक, डिस्क जॉकी, ओके, डीजे, आरजे, वीडियो जॉकी, ये सारी एक ही चीज है। मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हो सकता है, मैंने कहा था शुरुआत में ही, कि आपकी फैमिली को शायद वो समझ में नहीं आता हो, लेकिन जो कर रहे हैं लोग इस समय में, उनके लिए मतलब काफी संभावना इस समय में बनी हुई है। और मैंने जैसे कहा कि इसके लिए, अच्छा इसमें और भी फोटोग्राफर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, वो मेंशन नहीं है, मतलब इसके अलावा भी आपके टैलेंट्स बेस्ड आप जिस भी चीज में लिख, अगर आप लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे, आप एक ऑथर हो सकते हैं, या आप एक कवि हो सकते हैं, हम उन संभावना से नहीं, या आप म्यूजिक डिजाइन कर सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी हो तो भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने एक डाला हुआ है कि आज के समय में जो बहुत पॉपुलर जो सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं और जिनका फ्यूचर भी काफी अच्छा है, उनमें लॉ एक है, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए ड्रेसिंग ट्रेंड्स आते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सोशल वर्क है, इसमें बहुत सारे एनजीओ इस समय काम कर रहे हैं, भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड। और एनजीओ में एक्चुअली रिक्रूटमेंट्स होते हैं और आपको अच्छे पैकेज पे प्लेस किया जाता है। बड़े अच्छे एनजीओ हैं जिनके पास फंडिंग, मतलब जिनका काम अच्छा है, वो काफी फैला हुआ है पैन इंडिया लेवल पे। तो इसमें मास्टर इन सोशल वर्क की एक रिक्वायरमेंट होती है, और आप इंटर्नशिप भी उनके साथ में कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें बहुत संभावना है। मास एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इसमें है। और न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, फिटनेस अवेयरनेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ी है समय में। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्रीज ये काफी ग्रो कर रही है। ओके, ये एक स्लाइड मैंने लिया है कि मुझे लगा इसकी भी रिक्वायरमेंट है, कि अगर आप फॉरेन में पढ़ने का सपना देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो बात करी थी कि आपका पॉकेट अलाउ करना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए पैसा कि आप वो अफोर्ड कर सके। कई बार स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, स्टिल आपको फॉरेन की किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में रहना खाना आपको अपना वहन करना पड़ेगा। वो नहीं, उसके उसमें तो खर्चा लगेगा ही। प्लस अगर आप यूरोपियन कंट्री में हैं, या यूएस में हैं, या ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आप यहाँ पर आपको पैसा, वो जो कन्वर्जन होता है, आपको पैसा जो यहाँ से भेजा जाएगा रुपीज में और वहां पे डॉलर्स में, वो भी काफी अंतर पड़ जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और पार्ट टाइम जॉब की हमने बात करी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉरेन में रहते हैं इंडिया के, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पिज्जा कैफे में वो लोग काम करते हैं, वो लोग पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में काम करते हैं। नीड वही होती है कि वहां पर उनको अपना खाने रहने का खर्चा निकालना होता है। लेकिन उससे संबंधित कौन से पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से होते हैं, तो सेट के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं, सेट और एसीटी, इसका फुल फॉर्म नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने सेपरेट एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती हैं। तो कई बार वो बहुत सारे एजेंट्स जो होते हैं ना, उनके कई बार आपके पास, जैसे आप 12th पास करते हैं तो फोन आने लगते हैं कि आप युगांडा की किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करा दीजिए, दुबई की यूनिवर्सिटी में करा लीजिए। तो वो प्राइवेट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज होती है, सेमी गवर्नमेंट होती हैं, तो उस वो अपने एक अलग से टेस्ट भी लेती है। ये स्कोर कार्ड तो वो मैटर करती ही करती हैं, अलग से भी वो टेस्ट लेती हैं। एमबी अगर आपको करना है तो जी मेट या जीआरई करना है, एमएस करना है तो उसके लिए जीआरई। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आपको
पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मैं, अगर आप चाहेंगे, मुझे रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप डालेंगे, तो मैं एक सेपरेट लेक्चर ले लूंगी कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से एग्जाम होते हैं, कितना समय लगता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं पॉपुलर जिनके लिए आप कर सकते हैं तैयारी, जहाँ जाना इजी होता है। तो अगर आप मुझे ये रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम उस पर भी एक लेक्चर कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ पॉपुलर एग्जाम्स जिनके नाम पीछे मैंने लिए थे, तो उनका ये फुल फॉर्म है। टॉफल और आइलेट्स जो होती है, ये इंग्लिश के लिए होते हैं, आपकी इंग्लिश की जानकारी है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। जीआरई और जीआरएम, ये जो जी मैट, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है ये, ओके। जी मैट जो टेस्ट होता है, ये वो है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसएटी जो आप ट्वेल्थ के बाद जाने के लिए करते हैं, तो सोशलिस्टिक असेसमेंट एग्जाम, और एक्ट जो है अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, ये यूएस के कॉलेजेस के लिए आपका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको सेपरेट एग्जाम लेके आपको फॉरेन वहां पर आप जा सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमने अपने गोल्स की कर ली, सारी चीजों की कर ली। कौन कौन से आपके डिग्री कोर्सेज है, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है। आई होप कि आपका डाउट एक क्लियर हुआ होगा, जो हमारा उद्देश्य था आज की क्लास को करने का। लेकिन फिर भी हम कहाँ पर लैग कर जाते हैं ड्यूरिंग वो ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, हम कहाँ पीछे रह जाते हैं कि हमने हमारा वो 3 सालों का समय, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका पूरा करियर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं उस पर। कभी कभी होता है कि हम लोग आउट ऑफ द वे जाके भी हमने कुछ और डिग्री की होती है और हम करने कुछ और लगते हैं, तो उसमें भी हम बहुत अच्छा कर जाते हैं, उसमें से कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए। तो इसलिए अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करते टाइम हम किन बातों को दिमाग में रखें, वो ये कि हम कितने कंसिस्टेंट है, कितने निरंतर है अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। ग्रेजुएशन के दिन हमेशा ग्रेजुएशन खत्म हो जाने के बाद ही याद आते हैं हमें, वो लेक्चर्स, क्लासरूम का माहौल, सेमिनार्स, ये सारी चीजें हमें बाद में आ जाती है कि उस टाइम हम तो मस्ती में लगे रहे, हमने ठीक से पढ़ा नहीं। तो निरंतरता, आपका समर्पण, और आपकी गलतियां सुधारने की आदत कितनी है, ठीक है। पहले साल में चलो आपने, आपको कॉलेज की हवा लगी, आपने मस्ती कर ली, दूसरे तीसरे साल भी नहीं, उस दौरान जो आपने इंटर्नशिप की, जो प्रोजेक्ट्स किए, उन्हें बहुत सीरियसली लीजिए, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। और जब आप प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठते हैं, तो आप पे ज्यादातर क्वेश्चंस जो है उन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं। और हम कहाँ गलतियां कर देते हैं कि हम बहाने बनाते हैं कि अरे हमें तो अच्छी फैकल्टी नहीं मिली, ठीक है, या हमें, हाँ मतलब हम तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। ये सारी चीजें होती हैं, हम दोषारोपण करते हैं, हम कॉलेज पॉलिटिक्स में रह जाते हैं, हम विवादों में फंस जाते हैं, पढ़ाई पर नहीं करते, और हम दिखावे में रह जाते हैं। ये बहुत ज्यादा होता है उन छात्रों के साथ में जो ग्रामीण परिवेश से उठ के और शहर की चकाचौंध में आके देखने लगते हैं। तो वो जब अपने साथियों को देखते हैं जो उस समय जो अच्छा पहनते हैं, अच्छा बैग कैरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो क्लब्स वगैरह में जाते हैं, पार्टी करते हैं, मूवीज वूवीज जाते हैं, तो उस दिखावे में रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम गलतियां कर जाते हैं और हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। वही स्मार्ट गोल जिसकी मैं बात कर रही थी, उससे हम भटक जाते हैं। देन चैलेंजेस क्या है जिनको हमें ओवरकम करना है, वो ये कि सबसे पहले तो ये बहाना करना छोड़ना है कि मैं तो करना चाहता था लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं थी। जो मैंने अभी आपको कहा कि हम अक्सर बहाने बनाते हैं, ये बहुत कॉमन है। परिस्थिति ठीक थी मेरी, लेकिन मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया, अरे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए था, या इस ग्रेजुएशन में ये करने के बाद में हमारे सामने क्या क्या संभावनाएं थी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता तो आप हमें कॉल करिए, हम यथासंभव आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे, करते ही हैं, आगे भी लगे रहेंगे। तो ये एक बहाना एक छोड़ दीजिए। परिस्थिति ठीक थी, मार्गदर्शन भी मिल गया, लेकिन मन नहीं था करने का, मुझसे तो जबरदस्ती ये डिग्री करवाई गई। तो भाई जब मैंने कहा आपको कि आप 18-20 साल के हैं और आप, जब आपको स्मार्टफोन चाहिए होता है तो आप पापा से लड़ लड़ के ले लेते हैं, जब आपको टैब चाहिए होती है तो मम्मी को पटा के ले लेते हैं। तो अपने मन को भी मनाइए कि जो अब मैं कर रहे हैं उसमें अच्छा करना है। अगर आप एक अपने अच्छे भविष्य में देखना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप अपने आप को एक प्रतिष्ठित पोजीशन पे काम करता हुआ सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो मन की परिस्थिति को ठीक करिए। अंतिम में
परिस्थिति, मार्गदर्शन, मन तो था लेकिन समर्पण नहीं था, डेडिकेशन। और यहाँ पे मैं इसके साथ ही ऐड करूंगी डिजायर, कुछ करने की ललक। ये भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप कितना अपने आप को झोंक देते हैं और कितने मन से, कितनी लगन से काम करते हैं, ये भी हमारे सामने रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा आज का सेशन था कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो डाउट्स आपके थे वो दूर हुए होंगे। किसी और चीज पे आप चाहते हैं कि मैं इलेबोरेट करके बताऊं, किसी डिग्री को, किसी प्रोफेशन को, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपसे वन टू वन बात कर लूंगी। अपना नंबर आप वहां पे छोड़ सकते हैं, या मुझसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 8305070513। इस नंबर पे मैं कॉल्स के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप इस, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर अपनी क्वेरी जरूर छोड़िए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, आपको फोन करूंगी, आपसे बात करूंगी, आपकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश पूरी मेरी रहेगी। तो ये मेरा फोन नंबर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आज के सेशन में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आप सफल हो, ये हमारी पूरी टीम की हमेशा से आकांक्षा रहती है। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट।